हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पाठ 1 मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मैं महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से आपको चैप्टर समझाऊंगा, यानी प्रश्न होगा उसका उत्तर होगा, और प्रश्न को समझाऊंगा कि कैसे प्रश्न को आपको समझना है और कैसे उत्तर लिखने हैं। तो चैप्टर समझने के दो तरीके हैं। एक तो चैप्टर को डीपली पढ़ लो तो चैप्टर समझ में आ जाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या बार बार पूछ रहा है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक किस तरीके से लिखना है और पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। अब तक जिन बच्चों ने एनबी ई लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, और भूगोल की अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं मानव भूगोल। पहले चैप्टर का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि मानव भूगोल क्या होता है। जैसे हम भूगोल से हम सब परिचित हैं कि पृथ्वी भू मतलब जमीन होता है, गोल मतलब गोल है, यानी पृथ्वी को ही भूगोल कहते हैं। एक तरीके से गोल संसार को भूगोल कह सकते हैं। तो भूगोल पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हम। लेकिन मानव, तो पृथ्वी मानव ही रहता है। तो एक तरीके से भूगोल में जो एक नया शब्द जुड़ा है आपका, वो मानव जुड़ा है, यानी मानवीय क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो भौतिक पर्यावरण से जुड़ा हो। भूगोल को हम भौतिक पर्यावरण बोलते हैं। भौतिक क्या होता है? जो आपको दिखता है। आप पहाड़ को देख सकते हो, आप जल को देख सकते हो, आप मिट्टी को देख सकते हो, यानी जो भी चीज ईश्वर ने बनाई है वो भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। कोई भी चीज जो ईश्वर ने बनाई है, जो पृथ्वी में ईश्वर ने बनाई है, वो भूगोल के अंतर्गत आता है। और मानव को भी ईश्वर ने बनाया है, तो मानव भूगोल। ठीक है, हम मानव भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, यानी मानव और भूगोल, पृथ्वी का क्या संबंध है, इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट से ही समझते हैं हम कि भूगोल क्या है। पृथ्वी पर मानव आवास के रूप में अध्ययन। हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर जो मानव का आवास है, भाई पृथ्वी में कोई भी चीज हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई भी चीज हो, भूगोल मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में कुछ भी शामिल हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज हो, छोटे छोटे पत्थर क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी धातु क्यों ना हो, उस सबका अध्ययन भूगोल में करते हैं। और भूगोल में मानव भी आते हैं। तो भूगोल क्या है? पृथ्वी पर मानव आवास के रूप में अध्ययन हम करेंगे। तो हम सिंपल सी बात है कि भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर का मतलब समझा रहा था तो बताया था। तो भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, भूगोल यानी क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। ये बात क्लियर करो, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे भूगोल बोलेंगे, क्योंकि भू मतलब जमीन, गोल मतलब गोल जमीन का अध्ययन। और गोल जमीन कहाँ मिलेगी? पृथ्वी पर। तो भूगोल एक तरीके से पृथ्वी का अध्ययन होता है। लेकिन भूगोल को अगर हम और डीपली करें, जूम करें या और आगे जाएं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भूगोल के दो क्षेत्र हैं बेटा। कोई परीक्षा में पूछ ले कि भूगोल के कितने क्षेत्र हैं, तो भूगोल के दो क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इतनी बात क्लियर है? भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? दो। कौन कौन से? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब आपको भौतिक भूगोल के बारे में बताता हूं। भाई, जो ईश्वर ने बनाया है, जो भी चीज ईश्वर ने बनाया है, वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? पेड़ पौधे बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, जलवायु बनाया है। अब सर्दी लग रही है, सर्दी आपने थोड़ी पैदा करी है, ये तो भाई प्राकृतिक है ना। तो विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण जो हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उनका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और डीपली बताऊं तो जलवायु, मृदा, ठीक है, और भू क्षेत्र, जीव जंतु, ठीक है, और क्या है? पहाड़, भू संसाधन, खनिज, ये सब क्या है? भौतिक भूगोल में। उच्चावच यानी जमीन की जो ऊंचाई है, नीचाई है, वो सब। ठीक है, जल, जल बहुत जरूरी चीज है। तो इन सब का जो अध्ययन करते हैं, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, वो भौतिक भूगोल में आती हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है? कि विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। भौतिक पर्यावरण का मतलब जो आपने नहीं बनाया, जो ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या होता है? भौतिक पर्यावरण यानी जो ईश्वर ने बनाया, और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंध मतलब आपस में जो उनके बीच संबंध है, उनके बारे में जो आप
पढ़ाई करते हो, जो सीखते हो, जो सीखना चाहोगे चैप्टर में, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या है? एक नंबर की परिभाषा आएगी, अगर मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल क्या है, तो आप क्या करोगे कि भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, भौतिक पर्यावरण यानी जो ईश्वर ने बनाया, जलवायु, मृदा, जल, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण। और मानव जगत, मानव जो भी क्रियाएं करता है, सांस्कृतिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, ये सब क्या है? ये मानव ने ही बनाई है। समाज इंसानों से मिलकर बनता है, राजनीति इंसानी करते हैं, धर्म इंसानी मानते हैं। तो ये सब मानव जगत और भौतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, उनका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो अब मानव भूगोल को नहीं भूलोगे आप कि मानव भूगोल क्या होता है? भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। और भौतिक भूगोल जो विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो क्लियर है? अब तक चैप्टर का नाम हमने समझ लिया कि हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी इंसान भूगोल में एक शामिल तत्व है। पृथ्वी पर मनुष्य है, मनुष्य ने अपने विकास के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, उसके बारे में जो जो अध्ययन करेंगे वो मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक तरीके से हमें इन सब का अध्ययन करना है इस चैप्टर में, भौतिक पर्यावरण और मानव जगत और उनके बीच जो संबंध है। चलो अब इसी वेन डायग्राम से यानी मैप से हम बहुत कुछ समझा देंगे। तो मानव भूगोल को फिर आगे 3 मेन टॉपिक में बांटा गया है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल के अंदर हम क्या क्या क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में क्या क्या उपागम, मतलब क्या क्या तरीके हैं इनके बारे में समझने के, किस किस तरीके से, किस किस विधि से, तरीके भी बोल सकते हैं, विधि भी बोल सकते हैं, किस विधि से इनको समझना है। तो भौतिक भूगोल की चर्चा हम नहीं करेंगे, हमने कक्षा 11वीं में कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमें मोस्टली 12वीं कक्षा में मानव भूगोल के बारे में ही पढ़ना है। चलो भाई, तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? भाई मानव भूगोल में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मानव। तो मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। कोई भी ज्ञान जो मनुष्य से जुड़ा हो वो मानव भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र है। जैसे मनुष्य का संबंध, एक परिवार का अध्ययन हो गया, मनुष्य क्या आर्थिक क्रियाएं करता है, मनुष्य किस परिवहन का प्रयोग करता है, मनुष्य कौन से जीविका यापन के लिए गतिविधि करता है, मनुष्य कहाँ रहता है, गांव में रहता है कि शहर में रहता है, यानी पूरा क्या है? मानव केंद्रित विज्ञान है। मनुष्य कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, ये सब हम करेंगे मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल का जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में महत्वपूर्ण बात है? तो मानव के बारे में महत्वपूर्ण बात है। तो मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, यानी ऐसा विज्ञान जो मानव के बारे में अध्ययन करता है। सिंपल भाषा में मानव के बारे में अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी मतलब उसके आसपास का वातावरण, कि आसपास के वातावरण में वो कौन कौन सी गतिविधियां करता है। तो मानव भूगोल क्या है कि मानव के आसपास के वातावरण में जो भी गतिविधि करता है उसका अध्ययन। एक तो मानव का अध्ययन और मानव की गतिविधियों का अध्ययन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। पार्थिव एकता क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं है। जैसे कि एक जमीन है, जमीन इंसान ने ले ली, जमीन तो वही रहेगी ना। तो मानव भूगोल के जो तत्व हैं पार्थिव एकता, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि उसका घर नदी के पास होना चाहिए, उसके आसपास सड़क होनी चाहिए। तो पार्थिव एकता, मनुष्य उस जगह में रहता है जहाँ पे हर तरह के संसाधन हो, कृषि हो, भूमि हो, जल हो, शुद्ध वायु हो, सुरक्षित वातावरण हो। तो मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। और मानव भूगोल समाजीय विज्ञान है। अच्छा, समाजीय विज्ञान एसएसटी हम बोलते आ रहे हैं कक्षा 8वीं तक। फिर 9वीं 10वीं में एसएसटी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा भूगोल पढ़ा उसके अंतर्गत, ठीक है, इतिहास पढ़ा है उसके अंतर्गत, है ना, अर्थशास्त्र पढ़ा है उसके अंतर्गत, और राजनीति पढ़ा है। ठीक है, ये सब पढ़े ना। तो मानव भूगोल क्या है? एक तरीके से समाजीय विज्ञान का ही भाग है। भाई हम मानव के समाज के बारे में पढ़ेंगे तो सामाजिक अध्ययन हो गया, हम मानव की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे तो एक राजनीतिक अध्ययन हो गया। तो एक प्रश्न भी कई बार आता है कि मानव भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किन विषयों से है? तो जितने भी विषय हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वह आर्थिक है, चाहे वह सांस्कृतिक है, चाहे वह ऐतिहासिक है ना, ये सभी किससे जुड़े? सामाजिक विज्ञान से। और मानव भूगोल, भाई मानव से ही समाज बनता है। आपको समाज शास्त्र में सिखाया गया होगा कि मानव से ही समाज बनता है। तो मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है।
कितनी प्रकृति पर चलेगी आपको? एक तो ये कि मानव भूगोल मानव केंद्रित ज्ञान है, मानव के पर्यावरण का अध्ययन करता है और उन तत्वों का अध्ययन करता है जो कि मानव की एकता से संबंधित है, और एक सामाजिक विज्ञान है। अंतिम है कि मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पे, अगर आपसे कोई पूछे क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या होती है, हम दिल्ली की तुलना पंजाब से करते हैं। दिल्ली में क्या है, खेती बाड़ी नहीं होती, पंजाब में बहुत खेती बाड़ी होती है। ठीक है, दिल्ली में वायु प्रदूषण ज़्यादा है, पंजाब में कम है वायु प्रदूषण। तो ये क्या है, मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता होती है। अब हमारे जितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, अगर हम एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप तुलना करें तो बहुत फर्क पाया जाएगा। तो क्षेत्रीय छोटा क्षेत्र भी हो सकता है और बहुत बड़ा कंट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति है कि मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन करते हैं, मानव केंद्रित विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मानव के पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे घर हो गया, क्या कहते हैं, सड़क हो गई, जमीन हो गई, और सामाजिक विज्ञान है और क्षेत्रीय अध्ययन है। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। अब आपने एक तो पढ़ लिया कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है, तो उस सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं? तो जनसंख्या और क्षमता का अध्ययन, भाई जननांकीय अध्ययन हो गया। मानव भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन भी कर सकते हैं। क्यों? जनसंख्या किसकी बढ़ती है? जानवरों की तो बढ़ती नहीं है, मानवों की बढ़ती है। प्रदेश में संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन, कि प्रदेश में कौन कौन संसाधनों, तो आर्थिक अध्ययन, इसको हम आर्थिक अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, जब भी संसाधन से कोई जुड़ा हो तो हम आर्थिक, तो जनांकीय अध्ययन, आर्थिक अध्ययन, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन यानी सांस्कृतिक अध्ययन हो गया। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन, अब पर्यावरण साइंस में होता है, भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, आपने पढ़ रखा है। तो पदार्थ के बारे में भी तो कब पढ़ते हैं, मनुष्य जोड़ के पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन भी मानव भूगोल का क्षेत्र है। एक तरीके से कहूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मानव भूगोल में ना आ जाए। मैथ भी मानव भूगोल में पढ़ते हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ी माइनस में, कितनी प्लस में, कितनी घटी माइनस में, उनका परसेंटेज। तो एक तरीके से मानव भूगोल के अंतर्गत सभी विषय आते हैं जो आप पढ़ते आए हो और पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और वातावरण का कालिक यानी ऐतिहासिक, काल को इतिहास भी बोल सकते हैं, ऐतिहासिक। तो एक तरीके से मानव भूगोल के कौन कौन क्षेत्र हैं, भाई जननांकीय क्षेत्र हो गया आपका, जननांकीय क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण और ऐतिहासिक। अब इनके बारे में पढ़ने के 4-5 जो विधियां हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे पता लगाएं? तो परिस्थितिकीय यानी कंडीशन, कि इंसान कैसे पर्यावरण में रहता है, और क्या क्या कौन कौन से घर में रहता है, क्या क्या आजीविका के उसके साधन है। क्षेत्रीय उपागम, जैसे दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया कि हम किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। मान लो आपकी दूसरी बुक है जो भूगोल की, वो भारत के बारे में, तो भारत एक क्षेत्र मान लिया। ठीक है, और पहली बुक क्या है, वर्ल्ड के बारे में, तो वर्ल्ड को एक क्षेत्र मान लिया। तो क्षेत्रीय उपागम। व्यवहार परक, कि मनुष्य का विभिन्न स्थितियों में क्या व्यवहार होता है, यानी वो प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा कर रहा है, द्वितीय क्रियाएं ज्यादा कर रहा है, या तृतीय क्रियाएं ज्यादा कर रहा है। कल्याण परक, कल्याण परक मतलब कौन कौन सी ऐसी गतिविधि कर रहा है, कैसे काम होना चाहिए जिससे उसका विकास हो। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब पहले आदि मानव कैसा था, फिर उसने आग का आविष्कार किया, फिर लकड़ी का आविष्कार किया, फिर खेती करी, फिर आज मकान बना रहा है। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन। इन शॉर्ट, मानव भूगोल मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन है। वो संबंध कैसे कैसे पता चलता है बेटा आपको, इन विषयों से। अब हम प्रश्नों पे आएंगे, इन प्रश्नों को उत्तर द्वारा समझेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो के बाद आपको चैप्टर समझ में पूरा आ जाएगा। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं कुछ। ठीक है, अब इसको समझना कैसे, देखो ये मानव भूगोल एक तरीके से नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, आर्थिक और सामाजिक। अब सामाजिक भूगोल में समाज के बारे में पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समाजशास्त्र किसका उपविषय है, तो मानव भूगोल का है और सामाजिक भूगोल का भी है। तो मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं वो ये हैं, पहले सर्कल वाले, और जो इनके उप क्षेत्र हैं वो ऊपर वाले हैं। ठीक है, सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं, जनसंख्या भूगोल में जननांकीय के बारे में जानकारी लेते हैं, नगरीय भूगोल में नगर के बारे में जानकारी लेते हैं, सामाजिक भूगोल में समाजशास्त्र के बारे में, आर्थिक में अर्थशास्त्र के बारे में, व्यवहार इंसान कैसा व्यवहार करता है। भाई अभी आप जब 10 चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे ना इसके फर्स्ट टू 10 तक, तो आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि मनोविज्ञान क्या होता है, कि इंसान अमीर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कौन सी क्रिया करता है। ठीक है, ये सब। और ऐतिहासिक में इतिहास और राजनीतिक में राजनीतिक। तो एक तरीके
कैसे मानव भूगोल के ये उपक्षेत्र हैं। क्या है बेटा? उपक्षेत्र या विषय क्षेत्र। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है परीक्षा में कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र या विषय क्षेत्र बताइए। तो ये नीचे वाले सर्कल क्या है? विषय क्षेत्र, उपक्षेत्र, और इनके भी जो सब टॉपिक है वो ये है कि राजनीतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? राजनीति का। अब राजनीति के बारे में पूछ ले तो मनुष्य को वोट डालने का अधिकार है, मनुष्य चुनाव में खड़ा हो सकता है, मनुष्य अपनी सरकार को बदल सकता है, निरंकुशवादी। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल यानी मानव से संबंधित कौन सा नहीं है? अन्वेषण वितरण है, भूगोल के उदार आधुनिकवाद, आधुनिक रूप से भूगोल के बारे में पढ़ते हैं हम, क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। भाई प्रकृति वर्ड आ गया, प्रकृति भौतिक भूगोल में आता है, तो भौतिक भूगोल में आता है तो मानव भूगोल में थोड़ी आ सकता है वो। तो प्रकृति का मानवीकरण इसका सही उत्तर है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगर होता तो ये तीनों उत्तर होते, नहीं है पूछा है तो प्रकृति का मानवीकरण। हाँ, मानव का प्रकृतिकरण होता, मानव का प्रकृतिकरण, अभी क्वेश्चन आएगा आपका तो हम लिखते हैं हाँ ये भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूगोल वेत्ता का संबंध संभववाद से? तो संभववाद के जनक कौन से हैं? संभववाद के जनक कौन से हैं इनमें से? विडाल डी ला ब्लॉस। ठीक है, ये संभववाद। अच्छा, संभववाद क्या होता है? अभी अगला प्रश्न देखना, आपको संभववाद, निश्चयवाद, अनिश्चयवाद सभी प्रश्न आपको रट जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। अभी जितना बताया जा रहा है उतना ही करें। तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उचित का चुनाव कीजिए। कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, सही बात बोली इसने तो बिल्कुल। ठीक है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच अध्ययन करता है, ठीक है जी, दोनों सही है। तो आपको जो परिभाषाएं भी याद होगी एक तरीके से। अगर बोलूं कि भौतिक भूगोल क्या है तो आप तुरंत बोल देना कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और भौतिक पर्यावरण में क्या आता है? क्या क्या आता है? जलवायु आ गया, ठीक है, जलवायु आ गया, जल आ गया, मृदा आ गया, उच्चावच आ गया, तापमान आ गया, पेड़ पौधे आ गए, है ना, संसाधन आ गए। ये सब क्या है? ये भौतिक है जो आपने नहीं बनाए। और मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच, वो अंतर संबंध जो वर्ड मुश्किल वाला है, तो बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? सी। प्रश्न नंबर 4, मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस, यानी एक परिभाषा वो किसने दी है कि मानव भूगोल अस्थिर, अस्थिर मतलब जो कभी सेम टू सेम नहीं रहती, बदलती रहती है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो किसने कहा? हंटिंगटन ने कहा था ये। ठीक है, याद रखना, ये डेफिनेशन भी आता है कि हंटिंगटन ने क्या कहा था। या मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गया, कैसे याद करोगे? तो मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं आपके बुक में 7 परिभाषा दे रखी है, 4-5, उनको पढ़ना है कि किसने क्या कहा है। तो सबसे अच्छी परिभाषा इसने दी है कि अस्थिर यानी क्रियाशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 5, विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता है। आपको पता है आदि मानव एक नंबर का फट्टू था। बारिश आती थी तो भगवान नाराज आ गए, ठंड बढ़ गई तो भगवान नाराज हो गए। तो इस तरीके से तो विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था। यानी जब भी वो अपने गुस्से रूप में आती, गुस्से रूप मतलब क्या है? अब बहुत सर्दी होगी, हम तो समझदार हैं कि भाई तापमान में परिवर्तन होना ही होना है, पहाड़ों पे बर्फ हवा चल रही है। लेकिन अगर मान ले आज से हजारों साल पहले ठंड पड़ती तो क्या इंसान डरता कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, ईश्वर रुष्ट हो गए हैं, तो उसकी पूजा करता है। ये कथन भूगोल की किस विचारधारा? अब 3 विचारधाराएं बताऊंगा आपको मैं, एक तो निश्चयवादी बताऊंगा, संभववादी, नवनिश्चयवादी। फिलहाल इसका उत्तर है निश्चयवादी। यानी जब मानव, इसे मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। मानव का प्रकृतिकरण कौन सी विचारधारा है? निश्चयवाद। कौन सी विचारधारा है? निश्चयवाद। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि निश्चयवाद किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है कि मानव प्रकृति से डरता है, प्रकृति का दास है मानव, और जो भी प्रकृति कहती है उसके अनुसार व्यवहार करता है। यानी कि जब बारिश आएगी तो पेड़ के नीचे छुप जाएगा, ठंड लगेगी गुफा में छुप जाएगा, भूख लगी जानवरों को मारेगा। तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, यही पूछ सकते हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था किस वाद से जुड़ी है? तो हम लिखेंगे निश्चयवाद से जुड़ी है। छठा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। देख लो भाई कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, आवास, मनुष्य का आवास में रहता तो है। जनसंख्या, नगरीय, तो समुद्र, भाई समुद्र क्या है, हमने थोड़ी बनाया समुद्र, भौतिक भूगोल में आ गया ना। तो जो चीज इंसान से ना जुड़ी हो वो किस में आएगा, भौतिक भूगोल में, भौतिक भूगोल में। ठीक है, ठीक है। 7वां प्रश्न, भूगोल वेता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से। तो नवनिश्चयवाद, ये नवनिश्चयवाद लेकर आए थे। ठीक है, नवनिश्चयवाद क्या है, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को हम मानव के अनुसार बदल देते हैं। तो नवनिश्चयवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें आओ रुको और जाओ, जो अभी मैंने बोला वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो मैंने संभववाद का आपको बता दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर ढूंढते हैं कि भूगोल वेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से, नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद क्या कहता है, अब नवनिश्चयवाद कहता है कि आप पृथ्वी पर आओ और जब तक पृथ्वी आपको यूज करने की परमिशन दे रही है करो, आओ रुको और जाओ। तो आओ रुको और जाओ क्या, नवनिश्चयवाद कौन लेकर आए हैं, ग्रिफिथ टेलर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एमसीक्यू में आ सकता है, 20 नंबर के आपके एमसीक्यू हैं। तो आओ रुको और जाओ नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का है। अगला, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, उपयुक्त कथनों में सही का चुनाव कीजिए। अब आपको बताएं कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है। ठीक है, भू आकृति यानी विज्ञान मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। भाई भू आकृति में हम जमीन के बारे में पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल के अंदर भू आकृति पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल तो पढ़ेंगे ना, मानव भूगोल के अंदर भू आकृति। यहाँ पे भौतिक की जगह भू आकृति, यानी जमीन ऊंची नीची है या यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो किस में महत्वपूर्ण शाखा है, नहीं है। क्यों नहीं है, आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो भू आकृति यानी भौतिक हो गया, तो मानव भूगोल की शाखा है कोई, नहीं है। रेल्स टेलर ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया, किसने किया था, अभी तुम्हें बताया ग्रिफिथ टेलर ने किया था, तो ये भी गलत है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। टेक्नोलॉजी, भाई आप स्मार्टफोन पे आ गए हो वो नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन से, तो टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्टेटस को पता लगाती है, स्टेटस का सूचक होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कैसे है, तो हम कैसे कहेंगे कि समय के साथ मनुष्य प्रौद्योगिकी से समाज को अपने अनुसार बदल लेता है। ठीक है, अब टीवी आप देख घर पे हाथ से वो चैनल बदलते नहीं हो, आप रिमोट से चैनल बदलते हो, इवन फोन से भी टीवी चल जाता है। तो क्या है, प्रौद्योगिकी किसी समाज को बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। अच्छा, मानव द्वारा विशाल नगरीय प्रसार निश्चयवाद का सूचक है, नहीं। तो सही उत्तर सी है। इसने यही पूछा कौन सा उत्तर सही है। तो आपको प्रश्नों के माध्यम से कंटेंट क्लियर हो गया कि नवनिश्चयवाद क्या है, आओ रुको और जाओ। निश्चयवाद क्या है कि मनुष्य प्रकृति से बहुत डरता था। एक होता संभववाद, क्या होता था कि उसने प्रकृति को अपने अनुसार बना लिया, वो आगे बताऊंगा आपको। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी भौगोलिक सूचना नहीं देता भूगोल के बारे में। खोज यात्राओं का विवरण, भाई कोई यात्रा कर रहा है तो वहां के बारे में लिखेगा, देगा। प्राचीन मानचित्र डायरियां, ये भी भौगोलिक। चंद्रमा से चट्टानी नमूने, ये भी। प्राचीन महाकाव्य, तो ये तो कहानी की चर्चा देगा ना, तो उत्तर डी है। तो कौन सा भौगोलिक सूचना नहीं देता, महाकाव्य नहीं देता। महाकाव्य से रामायण महाभारत वगैरह हो गई। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, कौन सी विधि परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है। अब परिष्कृत का होता है मॉडिफाइड, ठीक से ठीक की गई। सांख्यिकी मतलब जनसंख्या, सांख्या मतलब स्टेटिक्स, आपने कक्षा 10वीं पढ़ी है, स्टेटिक्स होता है ये। ठीक है, सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है। तो स्थान के बारे में, किसी स्थान में कौन कौन से संगठन हैं। ठीक है, मान लो कि आपके एक 100 किलोमीटर के एरिया में 10 स्कूल हैं, तो ये 10 स्कूल का हो गया। 50 हॉस्पिटल हैं तो 50 हॉस्पिटल हो गया, और हजारों मंदिर हैं तो हजारों मंदिर हो गया। तो सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं हम स्थान के बारे में। ठीक है, प्रदेश के बारे में नहीं करते, किसी स्थान के बारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का पता लगाना हो, या कितने काम करने वाले आदमी, कितने परसेंट बेरोजगार हैं, तो हम स्थानिक संगठन में सांख्यिकी विधि, स्टेटिक्स विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ने किसी समाज की संस्कृति के विकास का सूचक होती है। अभी आपसे पूछा था मैंने, क्या
प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी क्या होता है बेटा? किसी समाज की संस्कृति के विकास का सूचक होती है। प्रश्न नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। का ज्ञान प्रौद्योगिकों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान? प्रकृति का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान, एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रकृति का ज्ञान कैसे? भाई हमें अगर प्रकृति का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे? मान लो आपने हीटर जो आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो? जब आपको पता है प्रकृति ठंडा कर रही है तो हमें गर्म करना खुद को, तो आपने हीटर का आविष्कार कर लिया। जब प्रकृति ने गर्मी बरसाई तो आपने एसी का आविष्कार कर लिया। जब आपके साथी आपसे दूर हो गए आपने स्मार्टफोन का आविष्कार कर लिया। जब रात को अंधेरा हो जाता है तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो क्या है कि प्रकृति का ज्ञान, यानी पहले प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि मान लो ये कंडीशन है तो मुझे क्या आविष्कार करना है। भाई अंधेरे में क्या करोगे आप? टॉर्च जलाओगे, लाइट जलाओगे ना। तो बल्ब का आविष्कार कब हुआ? जब उसने सोचा कि अंधेरे को दूर भगाना है। तो प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 12, ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। ठीक है, यानी ना ही इंसान उसको अच्छी तरह यूज कर पाता है ना ही उसको तो खत्म कर पाता है। तो नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद में क्या था? आओ रुको और जाओ। ना तो नितांत यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसको अर्जेंट चाहिए हो, और कोई भी नहीं स्वतंत्र। मनुष्य ना तो ऐसा है कि प्रकृति को पूरा चूस ले, ना ही ऐसा है कि पूरा छोड़ दे। वो सिर्फ आता है प्रकृति में, अपने 20, 50, 70, 100 साल जीता है और फिर निकल लेता है। तो ये नवनिश्चयवाद है। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब आते हैं बड़े बड़े प्रश्न। इन प्रश्नों से आप जो 3 अंक वाले प्रश्न है बेटा, परीक्षा में 3 पॉइंट में उत्तर देना है। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न है, आप कहोगे सर 3 पॉइंट में उत्तर कैसे दूं? मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, यानी ये 1 नंबर का है। इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताइए, प्लस 2 नंबर। तो अगर एक परिभाषा लिख दोगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताओगे तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, हो गए 3 नंबर। तो इस तरीके से आपको प्रश्न समझना है। चलो, पहला उत्तर आप सबको आता है कि भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लिया इसने, लेकिन आपको बड़ा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। रेस्टेल के अनुसार, अगर याद हो तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं। रेस्टेल वेस्टेल याद हो लिख दो कि रेस्टेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। याद हो तो ठीक है, लेकिन आपने यहां तक भी लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। क्लियर? अब क्षेत्र बता दिए आपको, कौन कौन क्षेत्र हैं? ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, आपको मैंने अभी बताया था, ऐतिहासिक है। ठीक है, जननांकिकी है, जननांकिकी है। ठीक है, और क्या है? ऐतिहास और आर्थिक है, सांस्कृतिक है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। वही जननांकिकी, जनसंख्या भी लिख सकते हैं आप। इतना बड़ा बड़ा भी लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना, प्रदेश के संसाधनों का उपयोग, उसके नियोजन का अध्ययन करना, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन और वातावरण समायोजन का अध्ययन। हम इसको सिंपल भाषा में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरण का अध्ययन कह सकते हैं। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा 2014 में एक प्रश्न आया हुआ है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों का मध्य परस्पर अनन्यो क्रिया होती है। अब अन्यो अनन्य क्रिया क्या होता है? संबंध होता है। इसको अंतर संबंध भी लिख सकते हैं, अंतर संबंध भी बोल सकते हैं, या इनके बीच में संबंध हो सकता है। ये कथन है। कथन मतलब होता है ये पॉइंट आपको समझना है कि ये सच पॉइंट है। जब कॉमा में दे रखा हो तो आपको बताना है कि बिल्कुल सच पॉइंट है, आपको सेम टू सेम इसको समझना है। अब इस कथन को आपको जस्टिफाई करना है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपसे ये नहीं पूछा कि क्या ये संबंध है, आपसे पूछा कि हाँ भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य संबंध है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। अनन्य क्रिया का मतलब होता है आपस में क्रिया करते हैं। इस कथन को आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। अब उत्तर को ध्यान से सुनना, प्रश्न समझ में आ गया हो तो उत्तर को ध्यान से सुनना है आपको कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य अनन्य क्रिया होती है, यानी आपस में क्रिया होती है। अब कैसे होती है? नंबर 1, भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, ये भौतिक भूगोल के लक्षण हैं। पदार्थ, जल, वनस्पति, मनुष्य के रहन सहन और आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। 1 पॉइंट हो गया, 3 नंबर का है ना, 1 पॉइंट हो गया पूरा। पहला पॉइंट ये तो शुरू होता है। देखो ये तो आपको ऊपर जो फैक्ट लाइन लिखी है वो लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं। पहला पॉइंट ये है कि भौतिक भूगोल के जो भौतिक भूगोल है यानी जलवायु, मिट्टी, भूमि, ये सब किस लिए चाहिए? मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। 1 नंबर। ठीक है, जो भी भौतिक
पदार्थ हैं वो मनुष्य से कैसे संबंधित हैं, इंसान से कैसे जुड़े हुए हैं, तो मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला है मनुष्य के प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती है। कैसे करती है, उदाहरण द्वारा समझाओगे तो, कि मनुष्य क्या करता है, ठंड आ गई तो एसी चला लिया, ठंड आ गया तो हीटर चला लिया, गर्मी आ गई तो एसी चला लिया। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दूर जल्दी जाना है तो हवाई जहाज पकड़ लिया, आराम से जाना है तो ट्रेन पकड़ ली, पास में जाना है साइकिल ले लिया, बाइक ले लिया। तो प्रकृति मनुष्य के कार्य और जीवन को निश्चित करती है। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि प्रभावित होते हैं। तो 3 पॉइंट। चौथा क्या है, प्रकृति मानव को विकास के अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का प्रयोग करता है। 4 पॉइंट। अब आप 4 में से जो भी याद रहे लिख सकते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। पहला क्या है कि भौतिक भूगोल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर रह पाया है। अगर भौतिक भूगोल ना हो, पेड़ पौधे ना हो, जमीन ना हो, तो इंसान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि भौतिक भूगोल के कारण ही मनुष्य संसार में रह सकता है, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। ठीक है, आप इसी भाषा में ना लिख के अपनी भाषा में लिख सकते हो। दूसरा कि प्रकृति ही मनुष्य के कार्य को प्रभावित करती है। मनुष्य कोई भी काम करता है वो प्रकृति अनुसार करता है। तीसरा, मनुष्य प्रकृति में ही प्रौद्योगिकी द्वारा अपने जीवन को आसान बनाता है। ठीक है, लिख लिया। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? परीक्षा में अगर आ जाए सेम टू सेम प्रश्न 2022 की परीक्षा, 23 की परीक्षा में, तो कैसे लिखोगे? इस कथन को आपको उदाहरण द्वारा, तो एग्जाम्पल अच्छे दे सकते हो आप, जैसे मैंने दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये आपको कथन है। कथन मतलब ये एक सच बात है जो उस खुद बता रहा है क्वेश्चन कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस कथन को वेरीफाई करो, प्रमाणित करो। अब आपको उदाहरण देना कि कहाँ ये कथन सही है कि नहीं। तो ऊपर वाले उत्तर में भी ये लिख सकते थे हम, प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? उदाहरण क्या दोगे? भाई इंसान धरती पर रहता है और धरती भूगोल के अंतर्गत आती है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, और भौतिक भूगोल प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति और मानव को कभी अलग कर ही नहीं सकते। दूसरा, आपसी अन्य क्रिया, आपस में क्रिया करके मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करी है। यानी प्रकृति में ही मनुष्य ने सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक संबंध बनाए हैं। भाई मनुष्य धरती पर आ, 4 मनुष्य 10 मनुष्य, उन्होंने समाज बनाया, फिर एक दूसरे से रहन सहन वार्तालाप। तो प्रकृति में ही, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में ही, एक धरती पर रहकर ही मनुष्य सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करी है। तीसरा, भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख। ठीक है, कहने का मतलब है जिस तरह मनुष्य के आंख होती है वैसे तूफान की आंख, नदी का मुख, नदी का मुंह नहीं होता, हम कहते हैं ये नदी का मुहाना है, यहाँ से नदी किनारा है। ठीक है, तूफान आंख दिखा रहा है, तो हम प्रकृति को मनुष्य मान लेते हैं कि पृथ्वी गंभीर रूप में है, आज आसमान फटा जा रहा है। क्या है ये? तो बहुत सारी भौतिक क्रियाएं, यानी वर्षा, जल आदि सभी मनुष्य के लिए लाभदायक है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति के बिना रह ही नहीं सकता। मनुष्य की सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? प्रकृति में होती हैं। तो इस कथन को आपको वेरीफाई करना है। अगला 16 प्रश्न, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? कि 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। हर बार उत्तर सेम है, प्रश्न बदलता जा रहा है बस, कि मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन करते हैं हम। तो मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, यही करते हैं ना। तो आप वो लिख सकते हो। अगर वो भी नहीं आता तो आप सेम टू सेम है कि भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच जो निर्मित सांस्कृतिक वातावरण, शॉर्टकट में बोलूं तो सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? संस्कृति का अध्ययन करते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करता है, कौन से धर्म को मानता है, क्या खाता है, क्या पीता है। पृथ्वी को मानव घर के रूप में समझता है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है। तो इंसान पेड़ उगने के कारण पूछता है, जल को देखता है कि पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो पृथ्वी को अपना घर समझता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा सामाजिक, ठीक है, या पर्यावरण अध्ययन भी आ जाएगा। ये भी तो विशेष क्षेत्र ना भूगोल के। मानव भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम? पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं, और समस्त मानवीय जगत उसकी क्षमता का अध्ययन,
ये सामाजिक संबंध हो गया। अगर इसको पर्यावरण मानोगे तो इसको सामाजिक मान लेना। आप ये भी लिख सकते हो कि मानव भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो तब भी आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब आते हैं निश्चयवाद पे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का है मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। ये क्वेश्चन बार बार कई बार की परीक्षा में आ रखा है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको निश्चयवाद के रूप में भी कहते हैं। तो पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा बताइए। यानी अगर आपको इसका अर्थ पता है और उदाहरण आपको सोचने आते हैं तो आप इस क्वेश्चन में 3 में से 3 नंबर ला सकते हो। अथवा अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जब भी प्रारंभिक आए तब भी निश्चयवाद। ठीक है, मनुष्य प्रकृति से डरता है तब भी निश्चयवाद। मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ, वही बात है, फट्टू हुआ। ठीक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कोई भी क्वेश्चन बेटा परीक्षा में आ जाए कि निश्चयवाद क्या है या आरंभ में मानव प्रकृति के साथ संबंध कैसा था, शुरुआत में मानव प्रकृति से डरता था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, प्राकृतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया यानी आपस में क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर बहुत निम्न था, यानी उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझ थी। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था में आदिम थी, यानी आरंभ में मनुष्य आदिम अवस्था में जीवन यापन करता था। ठीक है, पहला पॉइंट, आदिम अवस्था मनुष्य प्राचीन अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था मनुष्य आदिम यानी आदि मानव की अवस्था में रहता था। दूसरा क्या है, इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। निष्क्रिय मतलब मानव कुछ नहीं कर सकता था, मानव प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता था, प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था। तो जब भी निश्चयवाद आ जाए बेटा, निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद आ जाए तो आपको यही उत्तर लिखने हैं। यह प्रारंभिक अवस्था आ जाए तो क्या करेंगे कि इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था और प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को डालता था, सारे कामकाज प्रकृति के अनुरूप ही करता था। दूसरा है, इस अवस्था मानव प्रकृति की सुनता था, अब नहीं सुनता। अब हम बोलते हैं ना प्रदूषण हो रहा है, गाड़ी बंद कर लो, अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है बे, मेरा पेट्रोल है, मैं तो पे भी करूँगा, तो ये चक्कर है। तो इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। वैसे 3 अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट बन जाएंगे एक लाइन में। तो एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण, दूसरा ये हो गया। तीसरा, इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया। अब क्या क्या सुविधा दी रखी थी प्रकृति ने, ऊपर से फल गिराता था पेड़ से, इंसान खा लेता था उसको। ठीक है, कोई मरा हुआ जानवर मिल गया उसको खा लेता था, गुफाओं में छुप जाता था, ठंड में अपने ऊपर पत्ते लपेट लेता था, झाड़ लपेट लेता था। तो ये 3 पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट याद कर लो, आपके आने वाले 4-5 प्रश्न भी हल हो जाएंगे। तो निश्चयवाद के 3 प्रश्न क्या है कि इस अवस्था में मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय था, प्रकृति के अनुसार ही स्वयं को ढाल दिया था। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से बहुत डरता था और मानव प्रकृति की पूजा करता था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाएं के अनुसार ढाल लिया और इस सामंजस्य को हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। तो निश्चयवाद क्या है, मानव का प्रकृतिकरण। एक तरीके से निश्चयवाद होता है मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। आई होप अब आपको कोई पूछ ले मानव भूगोल में क्या होता है, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच के जो अंतर संबंध है उसको हम अध्ययन को बोलते हैं मानव भूगोल। इसके बाद निश्चयवाद क्लियर हो गया आपका। अब निश्चयवाद मैं बता चुका हूँ पहले, अब डीपली बताऊंगा अगले आने वाले प्रश्नों में। अब ये प्रश्न है, कई बार आ चुका है पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, कि प्रकृति अवसर देती है, बिल्कुल देती है, मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है। प्रकृति का मानवीकरण, ये कथन भूगोल की किस विचारधारा से, यानी प्रकृति का मानवीकरण, इसको हम संभववाद कहते हैं। संभववाद यानी प्रकृति ऑप्शन देती है, फिर इंसान क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, भाई ये बताओ अब मुझे जाना है, बहुत तेज जाना है, मैं क्या सहारा लूँ। आप घर से स्कूल जाते हो तो बस का सहारा लेते होंगे, पापा की बाइक में बैठ के जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो आप दिमाग लगाते हो कि मुझे इतनी दूर इतनी जल्दी पहुँचना, तो किसका प्रयोग करूँ। तो वही है कि प्रकृति अवसर देती है और आप क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो और धीरे धीरे प्रकृति को अपने अनुसार बना लेते हो। अब आपको ठंड से डर नहीं लगता, क्यों लगता, भाई घर में AC हीटर चलाया,
ठीक है, छत पे लकड़ी की आग लगाई, आपको थोड़ी गर्मी सर्दी लग रही है। तो इस कथन से मानव भूगोल की किस विचारधारा, तो 3 विचारधाराएं बेटा, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद, प्रकृति की पूजा करता है इंसान, ठीक है, सारा काम कुछ प्रकृति के अनुसार करता है। संभववाद में प्रकृति को चेंज कर लेता है अपने अनुसार। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट लर्न करने हैं आपको कि मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से कहते हैं। या अगर संभववाद क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अगर क्वेश्चन में संभववाद आ जाए तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, और क्वेश्चन में ये आ जाए तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। तो एक ही प्रश्न से आपको पॉइंट बनाना भी सिखा रहा हूँ, उत्तर भी सिखा रहा हूँ। अगर संभववाद आ जाए कि क्या होता है तो लिख देंगे कि इस वाद में प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है, इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, और इस विचारधारा को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। दूसरा, समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है, वही टेलीफोन का एग्जाम्पल आजकल बहुत चल रहा है, और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। जैसे कि अब मंगल पे भी तुम जान लग गए हो, वहाँ भी 2 BHK खरीदने लग गए हो, तो क्या है ये संभावनावाद ना। आने वाले टाइम में ऐसी चिप बना रहे हैं कि आप सोचोगे और वो काम हो जाएगा। मान लो आप टीवी के पास बैठे हो, आपने सोचा टीवी चल जाए और टीवी चल जाएगा, ऐसा होगा आने वाले 20-40 सालों में। तो ये संभावना को जन्म देता है, यानी समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है, बेहतर प्रौद्योगिकी विकसित कर लेता है, और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है, और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। जो प्रदूषण नजर आ रहा है बेटा चारों ओर आपको, वो मानवीय क्रियाएं हैं। तो इस अवस्था में आपको मानव द्वारा किए गए हर कार्य दिखाई पड़ता है। यह संभावनावाद है, संभववाद है ये, ठीक है। चलो अगला 3 प्रश्न है। एक निश्चयवाद क्लियर हो गया आपका, दूसरा संभववाद, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है नवनिश्चयवाद, जो हमारे ग्रिफिथ टेलर की जीन है। चलो भाई क्वेश्चन को समझते हैं पहले। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से निश्चितवाद और संभावनावाद के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करती है। कि भाई ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ये भी कुछ सही पॉइंट दे रखा है, स्पष्ट करना है इसको कि जो नवनिश्चयवाद है, जो नवनिश्चयवाद का कंसेप्ट आया, वो क्या काम करता है। वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का स्टेप है। निश्चयवाद क्या कहता है कि भाई तुम प्रकृति से डरो, और संभववाद क्या कहता है आपको कि प्रकृति को चेंज कर लो। जबकि नवनिश्चयवाद कहता है नहीं, आओ तुम, रुको तुम, इंजॉय करो और भाड़ में जाओ, रुको और जाओ। ये देता है नवनिश्चयवाद। और अगला क्वेश्चन क्या है, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, वो तो है ही, जो 2 विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करती है। कहने का मतलब ये बार बार यही कह रहा है कि जो निश्चयवाद है और संभववाद है, उसके बीच का रास्ता है नवनिश्चयवाद। इसके बारे में बताओ, या नवनिश्चयवाद के 3 विशेषताएं बताओ। सिंपल क्वेश्चन बेटा बहुत कम आते हैं पेपर में, ये 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही है एक तरीके से, बस आपने समझने में दिक्कत कर दी। ऊपर देखो शुरू में क्या लिखा है कि नवनिश्चयवाद इनके बीच संतुलन बनाता है, किसके बाद, इन दोनों के बीच। और इसमें भी यही कहा है कि 2 विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। इन शॉर्ट में पूछना चाह रहा है वो कि नवनिश्चयवाद की 3 विशेषताएं बता दो आप। तो हम बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे हम। सबसे पहली लाइन तो ये कि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि नवनिश्चयवाद क्या है, तो इसके जनक ग्रिफिथ टेलर है, एक पॉइंट बन गया। या वैसे इसको पॉइंट ना बनाए तो भी चल जाएगा हमारा। ये विचारधारा पर्यावरण, निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग है। पहला पॉइंट यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर ये लाइन आ गई, तो इसको कहते हैं हम नवनिश्चयवाद। ये ग्रिफिथ टेलर की देन है, ये भी पॉइंट 1 और ये भी एक पॉइंट है। तो 2 पॉइंट तो ये रट लिया आपने क्वेश्चन में। अब देखो कि ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। पहला पॉइंट, ये पर्यावरण के नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। ठीक है, तुम आओ, पर्यावरण का एंजॉय करो, जो विदेश वाले करते हैं। वहाँ प्रदूषण क्यों नहीं इतना होता, क्योंकि वहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि हमें घर बनाना है, ज़मीन बनानी है, ये करना है, हमें गाड़ी दिखा के शो ऑफ करना है। वहाँ नहीं इतना होता। वहाँ पे मोस्टली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो दिखावाबाजी में इतनी गाड़ियाँ खरीद रहा है, व्हीकल खरीद रहा है या प्रदूषण पड़ रहा है। बाकी बाहर के कंट्री खुश रहने में बिलीव करते हैं। तो पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने में बल देती है।
पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है, ना ही प्रकृति स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद ने कहा है, अगर ये लाइन आ जाए कि वैसे कौन सा वाद है जो तो मनुष्य ना तो प्रकृति पर निर्भर रह सकता है, ना ही स्वतंत्र हो सकता है, यानी बंधा हुआ एक तरीके से, और प्रकृति के अनुसार काम भी करता है और कुछ हद तक अपने को उसके अनुसार ढाल भी लेता है। अब विदेशों की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात करते हैं या यूरोप या कनाडा की बात करते हैं, ठंडी वहाँ भी पड़ती है, पर वहाँ पे लोग सड़कों पे आग नहीं जलाते, गर्म कपड़े पहनते हैं, दैट्स इट। यहाँ तो गली चौराहे में पन्नी जला लेंगे, प्रदूषण वैसे ही हो रहा है, फिर कहते हैं हम क्या हम आग ना तापें, ये चक्कर चल रहा होता है। और भी पॉइंट है, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना, उसे विनाश से बचाना, यानी आपको दूर जाना है, आपने हवाई जहाज का आविष्कार किया, गुड, ठीक है, पर आप परमाणु मिसाइल क्यों बना रहे हो भाई? ठीक है, तो प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्राकृतिक नियमों को ही पालन करना। आपको कहीं काम पे जाना, गाड़ी का प्रयोग करोगे, मानता हूं, लेकिन जब डीटीसी की बस है, दिल्ली मेट्रो है, तो क्यों जा रहे हो भाई? अब उसमें जाओ, पैसे का पैसा बचेगा, पेट्रोल का पेट्रोल, और सर्दी भी ना लगेगी। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना। तो ये जो 5 पॉइंट बताए बेटा, 3-4 पॉइंट रट लो। ठीक है, पहला क्या है कि ये दोनों के बीच का रास्ता है, इसमें मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है और कुछ हद तक प्रकृति में बदलाव भी लाता है, और उस पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण दे रखा है कि औद्योगिकरण करो, लेकिन जंगलों को नष्ट होने से तो बचाओ। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए समस्या को सुलझाना, बीच का रास्ता है, ना तो प्रकृति पर निर्भर है, ना ही स्वतंत्र है। ये बहुत याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा आपको, और ये भी याद हो जाएगा कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे विनाश से बचाना चाहिए। तो भाई अब तक आपको पूरे चैप्टर का 80% भाग समझ में आ गया। आप टेक्स्ट बुक निकालना और जो मैंने आपको इसमें बताया पढ़ना, तो आप कहोगे सर ये तो मुझे आता है, क्योंकि मानव भूगोल चैप्टर का नाम है। आपने मानव भूगोल के बारे में पढ़ लिया कि भौतिक, पर्यावरण और मानव जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल में किस किस को पढ़ते हैं हम, हर वो सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक आता है वो मानव भूगोल का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन यही है कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। अब इसमें मानव के बारे में ही अध्ययन करना है। तो मानवतावादी विचारधारा से आज से मानव भूगोल के उस क्षेत्र को जो कल्याण से जुड़ा है। भाई मानव भूगोल में जब मानव के बारे में अध्ययन करेंगे तो मानव को ज़्यादा वो करेंगे, हम उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसको बहुत सराहना करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, है कि नहीं? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मानवतावादी विचारधारा का। एक क्वेश्चन नया है, इसको याद कर लो कि इसमें हम मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ते हैं। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ, ये पॉइंट आ जाएगा आपको। इसके अंतर्गत मानव के आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी मानवतावादी में मानव से संबंधित, जो मानव के भले से संबंधित है, उन टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट उन टॉपिक का अध्ययन करते हैं जो मानव के विकास, मानव के कल्याण से जुड़ा हो। यह मनुष्य के केंद्रीय क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। इस टॉपिक का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य, यानी केंद्रीय क्रियाशील मनुष्य पर पूरा अध्ययन होता है मानवतावादी में, मनुष्य के ऊपर होता है। हम ये नहीं पढ़ेंगे जल गंदा अच्छा है, हम ये पढ़ेंगे कि जल मनुष्य को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है? उदाहरण, इसमें पारदर्शिक असमानताएं, गरीबी, अभाव जैसे विषयों के कारणों और उनके निवारण, यानी अगर मनुष्य दुखी है तो दुखी क्यों है, उसके कारण को पता लगाना, निवारण करना। तो मानवतावादी एक नया टॉपिक है, 1970 के दशक में आया, जो कि लेटेस्ट है, और इसमें मानव के संबंधित विभिन्न तत्वों की जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 5 अंक वाले प्रश्न, ठीक है, 3 अंक वाले हो गए, बस चैप्टर एंड होने वाला, कुछ नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन और रह गए, ऑलमोस्ट चैप्टर एंड हो गया। तो 2-3 क्वेश्चन रह गए आपके, उनको आप समझेंगे और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कई बार बदल के आता है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन 3 नंबर में भी, सॉरी, उसमें आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स में, है ना, कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान क्यों जरूरी है। अब आप मुझे बता सकते हो, भाई देखो मैंने उदाहरण दिया, अपने बल्ब का आविष्कार क्यों किया, जब प्रकृति ने अंधेरा किया। अंधेरा वैसे रात को होता है, लेकिन कई ऐसी कंट्री है जहाँ पे 24 घंटे अंधेरा रहता है। कुछ ऐसे देश हैं, सर्च करो गूगल पे, आपको पाए जाएंगे। तो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान जरूरी है। भाई सर्दी है तो सर्दी से बचने के लिए तो हीटर का आविष्कार किया। मान लो दिल्ली में सर्दी ना पड़े कभी, तो क्या आप हीटर लेके नाचोगे? नहीं नाचोगे।
तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक में बेटा वही आएगा, रहन सहन, खान पान, पहनावा। तो रहन सहन में हीटर भी आ गया, ऊनी कपड़े भी आ गए पहनावा में, खान पान भाई सर्दी में आप चाय पियोगे, गर्मी में आप आइसक्रीम चाटोगे। तो ये क्या है ये, तो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसको उदाहरण से समझाना है। तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्टेटस, इस तरह मतलब स्टेटस के सूचक, इंडिकेटर होती है, उसके बारे में बतलाती है, दर्शाती है। सूचक मतलब दर्शाना भी होता है बेटा, ठीक है, दर्शाना, दा मेरा रह गया। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा, भाई पहली बार जब एक पत्थर पे पत्थर फेंका, एक आदमी मारा, ने चिंगारी निकली, वो डर गया, 2 दिन तक सदमे में रहा। फिर तीसरी बार फेंका, फिर आई, फिर सदमे में रहा। फिर एक बार उसने घास में पत्थर रख के मारा तो आग जल गई, उसको गर्मी का अनुभव हुआ, तो उसने समझ लिया कि इस गर्म चीज से मैं कच्ची चीजें पका सकता हूं, और आग की खोज कर ली। ठीक है, तो प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। उदाहरण के रूप में घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग को खोज में सहायता करी। अब माचिस कैसे जलाते हैं बेटा, घर्षण से जलाते हैं ना, जो माचिस का वो ब्राउन ब्राउन सर्कल होता है, हाथ लगाना किसी दिन, वो आपको घर्षण युक्त पाया जाएगा। डीएनए, जो आपके बॉडी के डीएनए से बना हुआ, आपको 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। अनुवांशिकी के रहस्य को और अनेक बीमारियों को जानने में, विजय पाने में प्रकृति ने सहायता करी है। अब कोरोना वायरस अब आया तो सबसे पहले क्या पता लगाया गया कि कोरोना वायरस फैल कैसे रहा है, कोरोना वायरस का वायरस क्या है, वो किस दवाई से खत्म हो सकता है, तभी तो वैक्सीन आई। तो ये प्रकृति का ज्ञान नहीं है भाई, आपने पहले कोरोना वायरस एक बीमारी है जो प्रकृति से आई, तो आपने उसके बारे में समझा, तभी तो को वैक्सीन बनाई। तो डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता करी, जैसे कोरोना की वैक्सीन एग्जाम्पल में लिख देना। वायु की गति के नियम पता चल गए कि आपको अगर हवा में उड़ना है तो क्या रूल है। अब मैं बोलूँ आपको छत से कूद जाओ, हवा में उड़ जाओगे, नहीं उड़ोगे ना, गिर जाओगे। पर लेकिन एक कौवा, चील या हवाई हमसे 100 गुना भारी होता है, वो कैसे हवा में रहता है। तो वायु और गति के नियमों के कारण तीव्र गति से वायुयान विकसित किए जा सके। तो क्या है, प्रकृति का ज्ञान है। पहले हमने पता लगाया, अब एक पन्नी को नीचे फेंको, एक पत्थर के नीचे फेंको, पत्थर एकदम से नीचे आ जाएगा और पन्नी होले 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 नीचे आएगी, या रुई फेंको तो बहुत होले होले आएगी। तो अब पता लगा लिया कि अगर इतना वायु प्रेशर है तो इतनी स्पीड में गिराएंगे तो स्लो स्लो आएगा, और इतनी स्पीड में गिराएंगे तेज आएगा। तो ये भी प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। यानी जो भी हमने घर महल बनाने सीख लिए, जो भी हमने गाड़ियां बनाई, वो प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही बनाई हमने। ठीक है, पहले रिक्शे का आविष्कार किया, खुला रिक्शा था, फिर साइकिल का, अब गाड़ी, पहले खुली गाड़ी आती थी, अब पैक गाड़ी क्यों आती है कि मान लो रास्ते में बारिश आ गई तो क्या करोगे आप। तो इसलिए प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक वातावरण जब भी है तो खान पान, रहन सहन, पहनावा वगैरह आता है आपका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है और लर्न हो गया होगा। अब प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप, यानी प्रकृति पर मानव क्रियाओं की छाप भी हो सकता था, ये दिखाई देती है भाई। पॉइंट है कि जितने प्रकृति पर हम देख सकते हैं कि कूड़ा पड़ा है, वो किसने किया है, प्रकृति ने खुद तो कूड़ा किया नहीं, मानव ने किया है। तो प्रकृति पर, यानी कि जो भगवान ने, ईश्वर ने बनाई, भगवान या जो भी ईश्वर ने बनाई, जो दिखता है हमें, वो सब मानव ने किया है, उसकी छाप दिखाई देती है। आपने सड़कें बना ली, आपने कुएं खोद लिए, ये मानव के प्रयासों की छाप है ना। तो इस कथन की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरा मुख्य लक्ष्य ये बच्चों, आपको परीक्षा में बिल्कुल भय नहीं लगना चाहिए, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप दिखाई देती है, विनो दिखाई देती है। आप बताओ कैसे दिखाई देती है, बताते हैं हम। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है, क्लियर है। और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। कौन सा वाद है बताओ बेटा, नवनिश्चयवाद, वेरी गुड, नवनिश्चयवाद है। ठीक है, सॉरी मैं फिर एक बार गलत हो गया, संभावनावाद। जोश में थोड़ा हो जाता है, 1 घंटे से बोल रहा हूं। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करती है, और प्रकृति का मानवीकरण, तो क्या ये संभववाद है, संभववाद है। ठीक है, यानी प्रकृति का हमने मानवीकरण कर लिया। तो अब इसको कैसे समझाएं, जैसे सबसे इजी लेते हैं, खेती करना, खेती प्रकृति थोड़ी करेगी।
अगर आप खेत देख रहे हो तो क्या है, प्रकृति पर मानवीय क्रिया का वो ना छाप दिखाई दे रही ना आपको। नगर हो गए, पुल हो गए, अंतरिक्ष में उपग्रह किसने भेजे, मानव ने भेजे। प्रकृति में उपग्रह अपने आप तो आएंगे नहीं। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, भाई आपने पहाड़ पे अस्पताल खोल लिए, ट्रेनें चला ली शिमला मनाली तक, ओ ट्रेन नहीं जाती, सॉरी ट्रेन जाती है सिर्फ देहरादून तक, उसके बाद आपको खुद जाना पड़ता है आगे। तो उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम, महासागरों पर समुद्री मार्ग के रूप में। अब महासागर पर कभी कोई सोच सकता था कि जहाज लेके निकल जाएगा, निकला ना इंसान, तो मनुष्य की छाप दिखाई दे रही है। तरंगित पहाड़ियों पर चारागाह, तरंगित मतलब तार की तरह पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियां हैं, वहां पे आप गाय को चरा रहे हो। तो हर जगह प्रकृति पर हर जगह मानव प्रयासों की छाप दिखाई दे रही है। आप गली से बाहर निकलो शुरू हो जाएगा छाप। एक साइकिल खड़ी है, किसने बनाई, मानव ने बनाई। सड़क किसने बनाई, मानव ने बनाई। बाहर कूड़ा पड़ा किसने फेंका, मानव ने फेंका है ना। गाड़ी खड़ी है किसने, मकान ऊंचे नीचे किसने बनाए, मानव ने बनाए। तो प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप दिखाई देती है। ये तो 5 उदाहरण मांग रहा है, हम 50 उदाहरण भी लिख सकते हैं। ओके चलो भाई, ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। समय के साथ मानव भूगोल को स्पष्ट करने वाले उपागमों यानी विधियों में परिवर्तन आया है जी। मानव भूगोल के उपागमों में गत्यात्मक मतलब गति, विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। भाई पहले हम इतिहास के बारे में जानते थे, ठीक है, इतिहास सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर हमने विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू किया, अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है ये, समय के साथ ना तो विधियों में भी परिवर्तन आया। मानव भूगोल को स्पष्ट करने वाले समय के साथ विधियों में भी परिवर्तन आ गया, और मानव भूगोल के उपागमों यानी विधियों में गत्यात्मक स्पीड से विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि समय के साथ साथ जो मानव के बारे में पहले हम अगर हम बोलें आज से 100 साल पहले, तो हम किसके बारे में समझेंगे, इसलिए कि गरीबी क्यों है। आज हम किस लिए भी याद करते हैं कि हमें कौन सा आविष्कार करना है ना, समय से बदलाव आया है ना। तो यही है कि पहले विभिन्न समाजों के बीच अनन्य क्रिया नगण्य थी, नगण्य मतलब बहुत कम थी। पहले मनुष्य प्रकृति से डरता था, प्रकृति को बिल्कुल पेड़ काटने से भी डरता था कि पेड़ काटूंगा बेटा भगवान रुष्ट होगा ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। तो पहले विभिन्न समाजों के बीच अनन्य क्रिया नगण्य थी, एक दूसरे के विषय में ज्ञान बहुत कम था। संसार के विभिन्न देशों में यात्रा करने वाले यात्री क्षेत्रों के विषय में सूचना का प्रचार किया करते थे। अब आपको पता होगा पहली क्रांति 1879 में फ्रांस में हुई, ठीक है, वो देश में क्रांति हुई। उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, है ना। इसके बाद जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। ये क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं समय के साथ बदलाव आया कि नहीं आया। तो यही बात कह रहा है वो क्वेश्चन में कि पहले विभिन्न समाजों के बीच जो आपसी क्रिया थी वो जीरो थी, दूसरे तक ज्ञान सीमित था। संसार के विभिन्न देशों में जो यात्रा करने वाले यात्री आए उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में खोजबीन शुरू हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे लोगों और देशों के मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेशवाद युग, जब बड़े बड़े देशों ने कुछ देशों पे कब्जा कर लिया तो अन्वेषणों को आगे बढ़ाने की गति प्रदान की ताकि प्रदेशों तक संसाधन पहुंचा जा सके। अब इंडिया में रेल का आविष्कार क्यों हुआ, आप सबको पता, अंग्रेजों ने कच्चे माल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए किया। क्यों, अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे। अब कलकत्ता से सूरत कच्चा माल भेजना है, कैसे घोड़े पे बेच सकते हैं, वो काफ़ी दिन लग जाए, खराब भी हो जाएगा। तो ट्रेन का आविष्कार किया। तो औपनिवेशिक युग में अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों तक संसाधनों तक पहुंचा जा सके। 1970 के बाद मानव भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण आया और मानव के बारे में। तो समय के साथ साथ जो मानव भूगोल के बारे में अध्ययन में बदलाव कैसे आया। पहले हम मानव के आदि मानव के बारे में पढ़ते थे, फिर हमने पहिए के बारे में पढ़ा, फिर आग के बारे में पढ़ा, फिर युद्ध के बारे में पढ़ा। तो ये क्या है, समय के साथ साथ जब भी ये क्वेश्चन आया तो हमें क्या लिखना है, पहले हम क्या करते थे अब क्या करने लग गए हैं, ये लिख देंगे इसमें, ठीक है। और क्या क्या परिवर्तन आया, क्रांति हुई तो सब देशों में क्रांति हुई, ज्ञान का प्रसार हुआ। अब तो इंटरनेट से 1 मिनट में वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, और वीडियो पूरे 1 घंटे की हो गई है, परंतु 1 घंटा आपका बहुत ही कीमती जाएगा। इस 1 घंटे के बाद आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अंतिम क्वेश्चन 2020 के पेपर में आ रखा है, समझेंगे ध्यान से। भूगोल में भौतिक और मानवीय घटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। अच्छा, मानव शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, एक तरीके ये टॉपिक है कोई ये कि इंसान का शरीर कैसे बना है,
क्या क्या काम करता है, इसके अंग क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है, साइंस का एक टॉपिक है। अब इसने पूछा है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल और मानवीय घटनाओं का वर्णन एक शरीर के रचना विज्ञान से की तरह समझाया गया है। कैसे? जैसे मानव का शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम जो दिखता है, हम पांचवी कक्षा में क्या पढ़ते हैं, हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ठीक है। फिर हम छठे में क्या पढ़ते हैं कि संसार में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 7वें में क्या पढ़ते हैं, ये ठोस होता है, ये बदलता है इस फॉर्म में। तो यही तो है कि मानव शरीर रचना विज्ञान में जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को पढ़ते हैं हम, पहले बड़े बड़े अंग पढ़ते हैं जो दिखाई देते हैं, फिर उन अंगों पे जाते हैं जो नहीं दिखाई देते, फिर उसके अंदर जाते हैं। उसी प्रकार आपको उदाहरण देकर बताना है कि किस तरीके से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में संबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को एक मानव शरीर के बारे में जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे इसके बारे में पढ़ाना जा सके। तो प्रकृति और मानव को कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे शरीर विज्ञान में हम शरीर को अलग नहीं कर सकते ना, शरीर के अंदर जो भी है, अगर हड्डियां निकालें क्या शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो मानव और प्रकृति अविभाज्य तत्व है, यानी इनको अलग नहीं कर सकते, इनको समग्रता से देखा जा सकता है। जैसे शरीर है इंसान का, वैसे प्रकृति और मानव का संबंध है। भूगोल में मानवीय और भौतिक दोनों घटनाओं का अध्ययन करते हैं और संरचना विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि तूफान की आंख, कहते हैं तूफान को आंखों से देखते हैं और तूफान बहुत भयंकर है। भयंकर तो इंसान होता है ना। और यहाँ पे शरीर को, तो तूफान की तुलना आंख से कर रखी है, नदी के मुख, नदी की तुलना मुंह से कर रखी है। हिम नदी की ग्रोथ मतलब वृद्धि तो इंसान की होती है। जल डमरू के मध्य की ग्रीवा यानी गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं। जल डमरू यानी कि पानी आ रहा है, पानी का जो रुका हुआ पानी है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। जल डमरू क्या होता है कि बहुत बड़ी जगह जहाँ पे पानी का बहुत जगह पहाड़ों से पानी आता है, इकट्ठा हो जाता है। मृदा की परिच्छेदनिका यानी मृदा यहाँ से वहाँ छिदते हुए जा रही है, जैसे कि हमारे त्वचा में छिद्र होते हैं। तो एक तरीके से हम मानव शरीर रचना विज्ञान जैसे मानव के अंगों के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और मानव का संबंध भी मानव के अंगों की तरह ही है। मानव के अंगों की तरह मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का संबंध है। उदाहरण ये वाला पॉइंट अगर आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप लिख पाओगे। प्रदेशों गांव का वर्णन करने के लिए जीवों के रूप में किया जाता है। जैसे जीव कई प्रकार के होते हैं, वैसे गांव भी कई प्रकार के होते हैं, हो गया ना। जीव कई प्रकार के होते हैं और गांव भी कई प्रकार के होते हैं। सड़कों रेल मार्ग के जाल को परिसंचरण बोलते हैं। परिसंचरण क्या है? आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा ना। परिसंचरण हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है ना। रक्त पूरी बॉडी में जाता है, हर जगह जाता है। तो सड़कें भी हर जगह जाती है, ये इंडिया है, सड़कें हर जगह जा रही हैं। तो इस तरीके से मानव शरीर से तुलना कर रखी है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की। और ये अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से बनाया गया, लेकिन इसको इस ढंग से समझाया गया है कि आप एक ही बार में देख के, एक ही वीडियो देखकर इस चैप्टर को समझ जाओ। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।